चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहणु खेल परिसर में 4 दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता व 3rd फेडरेशन कप का शुभारंभ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ठाकुर रामलाल द्वारा किया गया। ये प्रतियोगिता 11 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगी, जिसमें पूरे देश की 20 टीमें भाग ले रही हैं। बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहणु खेल परिसर में 4 दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता व 3rd फेडरेशन कप का शुभारंभ हो गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों की 20 टीमों के करीब 1500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता पुरुष व महिला दोनों वर्ग में करवाई जा रही है। वहीं इस प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 5000 रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ठाकुर रामलाल ने इस गेम की रूल बुक और स्मारिका का विमोचन किया। नेशनल फ्लोरबॉल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मकसद काबिल खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, ताकि इस खेल में भी खिलाड़ी अपनी भागीदारी दे सकें। सबसे पहली बात तो हिमाचल में इस खेल की चैंपियनशिप का आयोजन होना ही अपने आप में बड़ा ही पॉजिटिव पहलू है कि हिमाचल में ये प्रतियोगिता हो रही है, जो कि इतना दूर दराज का इलाका है। इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता है। और इसमें जो टीमें आई हैं वो बहुत दूर दूर से आई हैं, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये सब भी इस बात का द्योतक है कि खिलाड़ियों में इस खेल के प्रति उत्साह है और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित है। तो ये व्यवस्था की है कि खिलाड़ियों के लिए जिन भी इंडिविजुअल संसाधनों की ज़रूरत है या स्टेट लेवल पे जिन संसाधनों की ज़रूरत है, जैसे खेल के मैदान में रिंग की तैयारी की, उसकी व्यवस्था हम नेशनल फेडरेशन के माध्यम से करेंगे। इस प्रतियोगिता के आरंभ में एक प्रैक्टिस मैच हिमाचल व दिल्ली की टीम के बीच चला, जिसमें दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर हिमाचल की टीम को 5-2 से हराया। दिल्ली और पंजाब के बीच हुआ मुकाबला बराबर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 3-0 से हराया और कर्नाटका ने राजस्थान को 2-1 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम रक्षा है। मैं बॉर्डर से हूँ। जो हमारा मैच हो रहा है हिमाचल में बिलासपुर में, हमें बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली के सालों के साथ जो हमारा मैच हो रहा है, हमें बहुत खुशी है। जो हमें बहुत खुशी है कि हमारे बिलासपुर में मैच हो रहा है और हमारे यहाँ पे हुसैन झुमका। कहाँ से आए आप? सूरत से, गुजरात। यहाँ पे हम आशा करते हैं यहाँ से हम जीत के जाए, गुजरात का नाम रोशन करके जाएंगे। ये शेख क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के कैसा लग रहा है और किस तरह चले? पहली बार नेशनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमको, स्कूल से लेके आए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हम आशा है कि हम जीत के जाए इधर। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सरकारी संपत्ति की देखरेख सही ढंग से न होने से लोगों को ठेस पहुंच रही है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस देखरेख के अभाव के चलते जर्जर होता जा रहा है। रेस्ट हाउस पर 2 सालों से ताला लटका होने से किसी काम के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच सालों पुराने रेस्ट हाउस में 2 सालों से ताला लटका होने के कारण ना तो यहां पर लोगों के लिए ठहराव संभव है और ना ही इसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए हो रहा है। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा गत 2 साल पहले रेस्ट हाउस के अधिग्रहण किए जाने के बाद इस जगह पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना से बड़ी पार्किंग व कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी, लेकिन सरकार की लेट लतीफी के चलते अब ये काम भी खटाई में पड़ चुका है। रेस्ट हाउस की देखरेख ना के बराबर है और ये भवन जगह जगह से टूट रहा है। भवन के आसपास झाड़ियों का साम्राज्य बना हुआ है और रेस्ट हाउस परिसर में लोगों के निजी वाहन व सामान पड़ा रहता है। नगर परिषद ने भी कई बार प्रस्ताव बनाकर सरकार को प्रेषित किया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। नगर परिषद के ईओ विजय कुमार का कहना है कि नगर परिषद द्वारा कई बार प्रस्ताव बनाकर सरकार को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक औपचारिकताएं पूरी ना होने के चलते कार्य नहीं हो पाया है। बिल्डिंग थी ये एक्चुअली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस वालों के पास थी, मतलब पीडब्ल्यूडी के पास थी और यहाँ पर बड़ा पुराना रेस्ट हाउस था। पुराना होने की वजह से अब इसको जो है फिर 2013 में म्यूनिसिपल कमेटी के नाम जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया और म्यूनिसिपल कमेटी ने जो है पीपीपी मोड के अंदर इसमें पार्किंग कम शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया
और उसके लिए जो आईडीबी वालों ने, शिमला वालों ने जो टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर दी है, टेंडर हो चुका है। अभी आगे की कार्रवाई जो है वो आईडीबी वालों के या सरकार के माध्यम से ही पता चलेगा कि क्या किया जाए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लाहौल स्पीति के दौरे के दौरान सिटी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए असंतुष्ट चल रहे नेताओं के साथ बातचीत करके मतभेदों को सुलझाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए असंतुष्ट चल रहे नेताओं के साथ बातचीत करके मतभेदों को सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को स्पीति के काजा में पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की जाएगी तथा कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को केलंग व उदयपुर में कार्यकर्ताओं संग पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा करेंगे तथा 15 अक्टूबर को सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी का दौरा कर कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में चहुमुखी विकास किया है और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। एक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी परसों, कल शाम को वहाँ पहुँचेंगे और परसों कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक होगी। उसके बाद हमारी बैठक केलौंग में होगी और उसके बाद हमारी बैठक उदयपुर में होगी। 3 जगह बैठक करने के बाद फिर पांगी विधानसभा, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के एक जो पांगी है एरिया, उसमें भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। आने वाले समय में पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि जहाँ कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके और आने वाले वक्त में उसमें सुधार किया जा सके। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाथरी के मटियाना गांव में ग्रामीणों ने सरकार व पंचायत की बेरुखी के चलते लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले फुट ब्रिज का स्वयं ही निर्माण करवा दिया है। गांव के लोगों द्वारा मिलजुल कर पुल का स्लैब डाला जा रहा है। इस पुल के बनने से मटियाना गांव अब बाथरी बाजार से जुड़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन व पंचायत पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि मटियाना गांव के लिए लंबे समय से चली आ रही फुट ब्रिज की मांग प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई, जिस कारण स्कूली बच्चों, मरीजों और काम पर जाने वाले राहगीरों को खड्ड पार करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। लंबा इंतजार करने के बाद सरकार व पंचायत की कार्यप्रणाली से तंग आकर ग्रामीण परिवारों ने 35-35 हजार रुपए डालकर लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 फुट लंबे पुल का अपने खर्च पर धन एकत्रित कर स्वयं ही निर्माण कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत चुनावों में अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव किया गया है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भविष्य में पिछली भूल का सुधार करते हुए 2015 में आने वाले पंचायत चुनावों में किसी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को ही पंचायत का प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। ये जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल पे हमारे सभी गाँव वासी इसी रास्ते से जाते हैं। जो ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इस नदी में बरसात के दिनों में काफ़ी पानी चलता है, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है। हमारे बुजुर्ग बूढ़े जब बीमार हो जाते हैं तब भी उन्हें उठाकर इस रास्ते से हम पार करते हैं। इस पुल के प्रति हमने पंचायत को बहुत दफ़ा बताया था कि इस पुल की हमें बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने हमारी सुनाई नहीं की। हमने पंचायत प्रधान से भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने भी हमें ऐसे ही छोड़ दिया। और लेकिन अब हमारे पूरे गाँव ने ये फैसला लिया है कि अब हम खुद ही इस पुल का निर्माण करवाएंगे, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए हमारा खर्च हो चुका है, जो कि हमारे 8 गांवों ने मिलकर और थोड़े से कई लोगों ने हमें इससे सहयोग भी दिया है। तो 8 गांवों ने मिलकर ही इस पूरे पुल का खर्चा जो है वो उठाया है, जिससे हमारे पंचायत के प्रति बिल्कुल रोष है। हम प्रधान के प्रति भी बिल्कुल रोष व्यक्त करते हैं अपना, ताकि और हम एक बात पंचायत को जरूर बता देना चाहते हैं कि यदि आगे आगामी समय में जब भी कभी वोट होंगे तो वो हमारे गाँव में वोट की इच्छा लेकर कभी ना आए। मेरा नाम रोहन शर्मा है, मैं मटियाना गाँव का निवासी हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि हम जो ये पुल बना रहे हैं, इसमें हम लोगों ने मटियाना गांव के जो भी शर्मा परिवार से हम 7-8 परिवार हैं, उन्होंने पैसा डाल के ये पुल का निर्माण करवा रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ लोगों से स्थानीय लोगों ने मदद करवाई है, थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह दिया है, जैसे 2-2, 4-4 बैग, थोड़ी केले, किसी ने ऐसे बजरी दे दी है हमें, और ये हम पुल बना रहे हैं।
तो इसमें हमें पंचायत की तरफ से कोई भी जो है योगदान नहीं है, कोई भी सहायता नहीं पंचायत वगैरह की तरफ से। ग्रामीणों ने वार्ड मेंबर पिंकी देवी पर गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक आशा कुमारी ने उनके गांव के रास्ते के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की थी, जो उनके गांव के रास्ते पर पूरी खर्च नहीं की गई। जब हमारी विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी ने हमें 2 लाख रुपया दिया था, हम उनके बड़े धन्यवादी हैं। जब हमने उनसे एक बार मांगने से उन्होंने हमारा पैसा सैंक्शन करके हमें दिया, लेकिन पंचायत की तरफ से जब वार्ड मेंबर श्रीमती पिंकी देवी जी को यह काम दिया गया था, उन्होंने इस काम को आधे बीच में ही छोड़ दिया और 1,99,000 रुपए का खर्च राशि जो कि हमें बता दी गई थी। और उसके बाद जब हमने पंचायत में लिखित तौर पर एप्लीकेशन दी तो हम पर बड़े इल्जाम लगाए गए, जिससे कि मारने की धमकी के अलावा अन्य इल्जाम हम पर लगाए गए थे, जिसके लिए हमें थोड़ा डराया धमकाया भी गया था। और उसके बाद जब प्रधान जी ने हमें बताया कि हमने पिंकी देवी जी को 50,000 रुपए की धनराशि का जो रिकवरी है वो डाल दिया, लेकिन उन्होंने हमें वादा किया था कि हम 1 हफ्ते के बीच आपके रास्ते का काम लगा देंगे, लेकिन अब तक उस रास्ते का भी कोई पता नहीं है। लगभग 2 महीने होने को आए हैं। हम लोग कब तक अपनी पंचायत से आस लगा के रखेंगे? इसलिए हमने अब पंचायत से आस लगाना छोड़ दिया। हमारे लिए पंचायत हमारे लिए है ही नहीं, हमारा गाँव ही सब कुछ है। हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमारा पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। रास्ते के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि रास्ते के लिए उन्होंने 180 मीटर का रास्ता जो है वो केवल 2 लाख रुपए में बनाया, जबकि ये हिसाब के तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमने पंचायत में ये एप्लीकेशन दी थी और वो जो पैसा है हम यही पूछना चाहते थे कि हमारे रास्ते का कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ, जबकि रिकवरी हुई है। तो उसके तौर पर तो ये साफ बताया जा सकता है कि वो पैसे का बीच में धांधली जरूर हुई। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के NH 103 पर स्थित कंदरौर पुल के समीप गोविंद सागर झील में एक अज्ञात महिला का शव गली सड़ी हालत में मिला। शव की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। अज्ञात शव की खराब हालत के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर ही पोस्टमार्टम की सारी औपचारिकता पूरी की गई और शव को दाह संस्कार के लिए स्थानीय पंचायत को सौंप दिया गया। बिलासपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर स्थित कंदरौर पुल के समीप गोविंद सागर झील में एक अज्ञात महिला का शव गली सड़ी हालत में मिला है। शव के नजदीक ही बड़ी संख्या में मरे हुए पशु भी देखे गए हैं। बिलासपुर सदर के SHO सोहनलाल धीमान ने बताया कि महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कर स्थानीय पंचायत को दाह संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। मैं थाना सदर बिलासपुर में बतौर SHO लगा हूँ। तो आज दिनांक 12/9/2014 को सुबह 8 बजे हमें सूचना मिली कि एक कंदरौर पुल के पास जो है 5-6 पशु जो है फ्लड में बह कर आए हैं। तो वहाँ एक बॉडी भी है। जो मौका पर आकर अपने मुलाजमों के साथ आकर चेक किया तो दरिया में जो है किश्ती लेकर गए मुलाजमों के साथ। तो वहाँ पर जो है डेड बॉडी को जो है साइड में लाया गया। तो डेड बॉडी जो है किसी औरत की है और उसके ऊपर कोई बदन के कपड़े नहीं है और सड़ी हुई है, सड़ी गली हुई है, जिसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इससे मालूम होता है कहीं ऊपर के इलाके में कहीं फ्लड आया हो, जहाँ से पशु भी और ये औरत भी बहकर पानी में आई है और इसके प्रति कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर की टीम जो बिलासपुर से बुलवाई जा रही है मौका पर, क्योंकि ये मौका से बॉडी जो उठाने के काबिल नहीं है, जो काफ़ी सड़ गल चुकी है। थोड़ा जो इसके कपड़ा तो बदन में है नहीं है, सिर में ऐसा है, डाठू है, एक कमीज जो है बाएं बाजू की साइड लिपटी हुई है कमीज इसकी, बाकी सारे बदन में कोई कपड़ा नहीं। पीठ से इसकी सारी गल सड़ चुकी है, डाठू लगा पहना हुआ मालूम होता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गोविंद सागर झील में बहकर आ रहे पशुओं को निकालकर उचित जगह पर दबा दिया जाए, ताकि महामारी फैलने के खतरे को समाप्त किया जा सके। नरेंद्र शर्मा है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी ये पशु या जितना भी गंद यहाँ बहकर इस कंदरौर पुल के पास इकट्ठा हुआ है, तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकाल कर इनको कहीं उचित स्थान पर दबाया जाए, अन्यथा यहाँ पर कोई भी महामारी फैलने की आशंका है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के कहलूर इंडोर स्टेडियम में जहां 9वीं राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता और तीसरे फेडरेशन कप का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं देश भर से आए फ्लोरबॉल कोचों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारीकियां सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरबॉल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय फ्लोरबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार, हिमाचल प्रदेश फ्लोरबॉल फेडरेशन के सचिव तिलक राज शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरबॉल फेडरेशन के कोच सारा बेनन राजा मणिकम मौजूद थे।
बिलासपुर में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरबॉल सेमिनार में देश भर के 60 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय फ्लोरबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य देश भर से आए कोचों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोरबॉल की बारीकियां सिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी तैयार करना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोच सारा वेनन राजा मणिकम ने खेल की बारीकियां बताई। My job is here is to make sure that I impart my knowledge to all the people who are attending the courses to know what this floorball is all about, okay, and also to rectify who are the coaches eligible to coach teams in India as well as referee. Right? The referee standard is very high, so they are here to get to know what is the rules of the game and also how is it being played in other countries. Right? So this 3-day seminar is to impart them with the skills of knowledge of floorball as well as basic fundamental of coaching seminar. सेमिनार है ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्लोरबॉल फेडरेशन है, उसके ऑस्पिसेस में हो रही है। उन्होंने हमें अपना एक कोच भेजा है जो इंटरनेशनल कोच है, वो हमारे लिए कोचेस तैयार करेगा और रेफरी को ट्रेनिंग देगा, क्योंकि हमारे पास जो अपने कोचेज हैं वो अभी उतने नहीं हैं। इस सेमिनार के जरिए हमने करीब 60 लोगों को रजिस्टर किया है जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। उनको वो प्रैक्टिकल और थ्योरी की ट्रेनिंग देंगे। ये इंटरनेशनल कोच ये श्री शिवरमन आए हैं, वहाँ से सिंगापुर से आए हैं, जो कि इंटरनेशनल कोच हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन ने भेजे हैं। तो ये 3 दिन तक ये सेमिनार चलेगी जिसमें इनको थ्योरी और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कोचेज और रेफरीज जो इंटरनेशनल गेम के रूल्स हैं उसके हिसाब से ट्रेन हों और उसके हिसाब से ही अपनी अंपायरिंग करें। आगे बढ़ाने में आगे फिर ये हमारे जो कोचेज जो ट्रेन होंगे ये ट्रेनर का काम करेंगे और इनसे फिर हम अपने यहाँ नेशनल सेमिनार कराएंगे जो और कोचेज को तैयार करेंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। दशहरे के पावन अवसर पर इन दिनों चंबा के ऐतिहासिक चौगान में दशहरा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर एसपी चंबा डॉक्टर डी.के. चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। रामलीला क्लब चंबा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में चंबा की 37 टीमें भाग ले रही हैं। श्री राम लीला क्लब चंबा के सौजन्य से इन दिनों चंबा में दशहरा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर एसपी चंबा डॉक्टर डी.के. चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में जिला चंबा की 37 टीमें भाग ले रही हैं। दशहरा क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए रामलीला क्लब चंबा के प्रधान धीरज महाजन ने बताया कि क्लब द्वारा हर वर्ष जिला के क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीमों को दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। आज चंबा में श्री राम लीला क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ श्री एसपी महोदय द्वारा किया गया। इसमें 37 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें जो कैश प्राइज होगा वो विजेता टीम को दिया जाएगा। उपविजेता टीम को भी कैश प्राइज और मोमेंटो दिया जाएगा। ये सारा जो हमारा काम है ये श्री रामलीला क्लब द्वारा किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम हमारे सभी चंबा निवासी इसमें पूर्ण सहयोग दें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में स्क्रब टाइफस से पीड़ित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। स्क्रब टाइफस से पीड़ित लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्क्रब टाइफस के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इस रोग के बारे में जानकारी दी और कुछ सावधानियां बरतने की सलाह भी दी। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में स्क्रब टाइफस के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस अस्पताल में लगभग 30 मामले स्क्रब टाइफस के दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते रोगियों का इलाज चल रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार ने स्क्रब टाइफस के बारे में लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि घास या झाड़ियों में एक पिस्सू मौजूद होता है जिसके काटने से ये रोग होता है, इसलिए घास में बैठते समय चादर का इस्तेमाल करें और खेतों में काम करते समय पूरे कपड़े पहनें ताकि स्क्रब टाइफस के रोग से बचा जा सके। में अभी पिछले कल तक जो थे 30 केस थे स्क्रब टाइफस के सस्पेक्टेड केस, और उन सब का इलाज यहीं पे हुआ है और किसी को फिलहाल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम से दवाई दी जाए तो वो ठीक हो जाता है उसमें कोई
ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि ये होता कैसे है, ये बीमारी है क्या। जैसे आमतौर पे सबको पता होगा अब तक कि ये एक पिस्सू के काटने से होती है, जो झाड़ियों में होता है, घास फूस में होगा तो वहाँ पे होता है। तो जब भी खेतों में काम करने जाएं या जंगल में जैसे घास या लकड़ी काटने जाते हैं तो एक तो ये बात पक्की करें, सुनिश्चित करें कि कपड़े पहने हैं, पूरे अपने टांगे और बाजुएं ढकी हैं, जूते पहने हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। घर आकर नहाएं, कपड़े बदलें और घास फूस में बैठे नहीं। अगर बैठना है किसी को तो चादर बिछा लें या मोटा सा कपड़ा बिछा लें और उसको झाड़ें। और आसपास, घर के आसपास बिल्कुल सफाई रखें, जैसे घास फूस ना उगने दें, झाड़ियाँ ना उगने दें आजकल, क्योंकि जो पिस्सू है वो इन्हीं झाड़ियों में घास फूस में मिलता है। और इसका इलाज काफ़ी आसान है। किसी को भी बुखार होता है, जैसे इसके लक्षण आमतौर पे ये है कि बुखार, हाई ग्रेड फीवर जिसको बोलते हैं, बहुत तेज़ बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द हो सकती है, गिल्टियाँ हो सकती हैं कुल्लों में या फिर ऊपर बाजू के नीचे गिल्टियाँ हो सकती हैं। तो जब भी लगे किसी को बुखार आ रहा है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ पे दिखाएं, चेक करवाएं डॉक्टर को। और दवाइयाँ फ्री में है, मुफ्त में उपलब्ध है सबको। सिटी चैनल के लिए मंडी से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट। सोलन के निजी होटल में कृषि विभाग द्वारा 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के करीब 500 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने कृषकों द्वारा आयोजित कृषक प्रदर्शनी देखी और जिला के 25 उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। सोलन में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किए गए 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण व उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषकों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग करके कृषि को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किसान आधुनिक तकनीकी से कृषि करके अग्रणी स्थान अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने उत्कृष्ट किसानों को उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए बधाई दी। शांडिल ने कहा कि उत्कृष्ट किसानों को उचित पारितोषिक दिया जाना चाहिए ताकि किसान सम्मानित महसूस कर सकें। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में आदर्श गांव योजना लागू की जा रही है, जिससे प्रदेश के गांवों को और अधिक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गांव के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि कृषि क्षेत्र को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ तो उन्नत खेती की ओर मैं देख रहा हूँ, प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे किसानों के हल, उनके लिए किस प्रकार के उपकरण और जिससे खेती और अच्छी बढ़े, अच्छी प्रकार के छिड़काव के लिए दवाइयाँ, और सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो जो ऑर्गेनिक खेती है, जो हमारी ओरिजिनल खेती है, उस ओर भी लोगों का रुझान बढ़ा है। कभी कभी हो सकता है, आज तो हमने 10,000 दे रही है किसान को शायद, पर अगर कभी ऐसा कुछ हो गया होगा किसी वजह से तो मैं उसको ध्यान दूंगा कि हम मेले के आयोजक समिति को मैं बताऊंगा कि थोड़ा रीजनेबल और थोड़ा सामान्य ही रखें, क्योंकि आज ठीक कहा आपने, तो इतना छोटा धनराशि थोड़ी कम पड़ सकती है। कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के परियोजना अधिकारी डॉक्टर चमन कपूर ने आत्मा परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार का सहयोग दिया जाता है। कार्यक्रम में आए उत्कृष्ट कृषक सुंदर सिंह मेहता ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बहुत कम प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीरा उगाकर प्रदेश में अहम योगदान दिया, लेकिन उन्हें बहुत कम धनराशि के रूप में सम्मान दिया गया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को भी अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर अभूतपूर्व प्रगति लाने पर सम्मान दिया जाना चाहिए। बचपन से ही क्रिएटिविटी, नई चीज पैदा करने का बड़ा शौक था और मैं सोचता था कि कोई ऐसी चीज़ हिमाचल प्रदेश में नई क्रिएशन की जाए जो किसी किसान ने ना की हो। जीरा जो है बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा दक्षिण भारत में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जीरा उत्पादन यहाँ क्योंकि पाला पड़ जाता है, सितंबर में इसका शुरुआत की जाती है, इसको डाला जाता है। यहाँ पाला बहुत पड़ता है, जर्मिनेशन बहुत कम होती है, लेकिन पाले से बचाव के लिए, बर्फ़ से बचाव के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है और वो प्रयास मैंने किया और मुझे सफलता मिली। मुझे शोलनी मेला में प्राइज़ दिया सिर्फ 250 रुपये का,
लेकिन मैं ले नहीं रहा था, ज़बरदस्ती दिया गया। लेकिन ये प्राइस जो है किसानों को ज़्यादा देना चाहिए। 250 रुपया किसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर सचिन तेंदुलकर खेल के मैदान में कोई छक्का लगाता है तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया दिया जाता है, और मेरा किसान भाई अगर खेत में कोई बढ़िया उत्पादन करता है तो सिर्फ उसको 250 रुपया दिया जाता है। ये ज़्यादा होना चाहिए। एक अन्य किसान रमेश ने कहा कि उन्होंने जैविक खेती करके नए बीज तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं और किसानों को जैविक खेती की ओर जाना चाहिए, जिसमें मुख्यतः यूरिया फ्री दूध और दूध उत्पाद जो सिरमौर से बेसिकली एक गांव से भी आते हैं, प्रयास है कि वो ज़्यादा बढ़ाया जाए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा जो सब्जियां हैं, हमारे वाइल्ड सब्जियां हैं बहुत सारी जो प्राय लुप्त प्राय हो रही, जिसमें कभी ना स्प्रे होता है, ना खाद पड़ती है, ना कुछ पड़ती है, उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए भी नया सोलन के अंदर जो है ना शुरुआत की है। जो विपुल गैस एजेंसी उसके अपोजिट हमारा दुकान है और कुछ आउटलेट और जो है हम खोलेंगे ताकि यहाँ पर सोलन के शहर के निवासियों को रसायन मुक्त उत्पाद मिले। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने अपना जन्मदिवस स्कूली बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने नूरपुर के सभी स्कूली बच्चों को कॉपियां व मिठाई बांटी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के साथ जन्मदिवस मनाना एक अलग अनुभव है क्योंकि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आज मेरा जन्मदिन था और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा ढंग जो जन्मदिन बिताने का हो सकता है कि नन्हे नन्हे बच्चों के साथ बनाऊं, क्योंकि ये भगवान का रूप होते हैं। और जो मुझे सुकून मिला इनको ये छोटे छोटे तोहफे देके, इससे बेहतर जन्मदिन शायद ही मैंने आज तक कहीं मनाया हो। और क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत ज़्यादा मेरे साथियों ने मुझे मुबारकबाद दी। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जो आशीर्वाद मेरे सिर पे ऊपर सबका अभी तक रहा है, आगे भी ऐसा बना रहे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाने के लिए पर्यटन विभाग प्रयासरत है और इसी उद्देश्य से पर्यटकों के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सितंबर माह में सेब उत्सव और एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल में ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल का अभियान चलाया जाएगा। राजधानी शिमला में एक बार फिर एप्पल फेस्टिवल शुरू होगा। कुछ सालों तक बंद रहने के बाद इस वर्ष एक बार फिर राजधानी शिमला में एप्पल फेस्टिवल शुरू होगा। पूर्व पर्यटन मंत्री व हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल को पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाने के लिए पर्यटन विभाग आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के चर्च परिसर में 25 और 26 सितंबर को पर्यटन और बागवानी विभाग संयुक्त रूप से एप्पल फेस्टिवल आयोजित करेगा, जिसमें प्रदेश भर के सेब बागवानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें सेबों की विभिन्न प्रजातियां और सेब के अन्य उत्पादों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को सीधे सेब बागीचों के साथ जोड़ने के लिए होम स्टे योजना भी चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के बागवानों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरी ये कोशिश और मेरा ये प्रयास है कि हमारा पर्यटन विभाग जो है ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई यह कार्यक्रम हर महीने चलता ही रहे। इवेंट जिसको कहते हैं कि एक मेजर इवेंट टूरिज्म का हो। तो इस संदर्भ में हमने ये फिर फैसला किया कि जब मैं पहले सरकार में था और ये विभाग मेरे पास था तो हमने एप्पल फेस्टिवल शुरू किया था। एप्पल हमारे लिए एक बड़ा एक मशहूर प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जिससे हिमाचल प्रदेश की पहचान भी है, देश विदेश में है। तो हमने चाहा है कि इसको 25 और 26 तारीख इस महीने की हम यहाँ एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। उसमें जितने भी ऑर्चिडिस्ट हैं, जहाँ जहाँ ये बागबान हैं, इनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जो है, आपका एप्पल जो है, अलग अलग वैरायटीज़ जो हैं आपकी बगीचों में,
इनको आप लेके यहाँ आइएगा। इन 2 दिनों में इनकी हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं और इसमें कुल्लू, मनाली, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, जहाँ जहाँ भी ये पैदा करते हैं सेब, हम इन सबको यहाँ आमंत्रित करके ये मौका दे रहे हैं कि आप इसको मार्केटिंग के लिए इसको आप इस हमारे मंच को आप इस्तेमाल कीजिएगा। और पर्यटक जो आए यहाँ, और पर्यटकों के अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी मौका मिले कि कितनी वैरायटी सेबों की हमारे पास है। और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स सेब के हैं, जैसे आप जैम बनाते हैं, कोई उसके लिए कोई और पकवान बनाते हैं, हम यहाँ की जो लोकल शिमला की गृहिणी हैं, होटल्स हैं, HPTDC हैं, प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी अपने पकवान वगैरह बना के लाइएगा, जैम्स बना के लाइएगा, अचार बनाइए के लाइएगा, जो कुछ भी आपकी है उसको लाइएगा। और फिर हम एक कंपटीशन करके जो सबसे अव्वल, सबसे उम्दा होंगी, उत्तम होंगी, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। मनकोटिया ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर 27 सितंबर को एयरफोर्स और सेना के सहयोग से शिमला के अनाडेल ग्राउंड में एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स की ओर से आकाश में विभिन्न करतब दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस खास शो को स्कूली बच्चों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को अनाडेल मैदान तक लाने ले जाने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। दूसरा जो बड़ा इवेंट जो है, वो उत्सव जो है, वो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो 27 सितंबर को पड़ता है, तो ये हम 2 दिन के लिए मना रहे हैं। पिछले साल नहीं मनाया था यहाँ, पिछले साल शायद जयपुर में एक केंद्र बना दिया था, सभी स्टेट्स को इनवाइट किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 दिन का ये हम उत्सव रख रहे हैं, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों को हम चाहेंगे कि वो आएँ यहाँ। और उस दिन हम कल्चरल प्रोग्राम्स रख रहे हैं। और ख़ासकर जो मैंने एक पहल की है इस दफ़ा, मैंने इंडियन एयरफोर्स से मैंने निवेदन किया और इंडियन आर्मी से निवेदन किया, जो GOC यहाँ और इनके उच्च अधिकारी एयरफोर्स के हैं, उनसे निवेदन किया है कि आप एयर डिस्प्ले कीजिएगा। तो अनाडेल में हम 27 तारीख को, जो शनिवार है, उस दिन एयर डिस्प्ले, एक एयर शो करने जा रहे हैं जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के सौजन्य से होगा। और उसमें आर्मी को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आने जाने के लिए जो भी पर्यटक हैं उनके लिए, जो लोकल भी हैं उनके लिए, जो वाहन की सुविधा जो है प्रदान की जाए। लेकिन मेरा फोकस जो है वो विशेष जो है, वो जो स्कूल्स हैं शिमला में, स्कूल्स, पाठशालाएं जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो शिक्षा के अन्य संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, विश्वविद्यालय है, इन सबको मैं आमंत्रित करके उस दिन ये एयर शो दिखाना चाह रहा हूँ। मनकोटिया ने कहा कि पर्यटकों के लिए विश्व पर्यटन दिवस पर निगम के सभी होटलों और रेस्तरां में एक हिमाचली व्यंजन कॉम्प्लीमेंट्री परोसा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर 27 और 28 सितंबर को विशेष सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि हिमाचल में सड़कों की खस्ता हालत और यातायात की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को शामिल करने की अपील करेंगे। HPTDC जो है, हमारे होटल चेन्स जो हैं, वो उस दिन यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष एक सुविधा दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक हिमाचली डिश, जो भी उनके पास पर्यटक रह रहे हैं, गेस्ट हैं, हिमाचली डिश जो है वो फ्री देंगे, जगमगाएगी हर यूनिट हमारी, इल्यूमिनेशन करेंगे। और उसके साथ साथ हर गेस्ट को हम निवेदन करके कहेंगे कि आप एक पेड़, एक वृक्ष आरोपण कीजिएगा, ताकि ये जो हमारे ये एक और कैंपेन है कि ग्रीन क्लीन हिमाचल, ग्रीन हिमाचल, उसमें उनका कुछ ना कुछ योगदान हो। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि आप एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाइएगा यहाँ शिमला में, जिसमें जितने भी उद्योगपति हैं, जिनकी कंपनी लगी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, फैक्ट्रीज हैं, कोई भी उनका कारोबार है, उनको बुलाइएगा और उनसे कमिटमेंट लीजिएगा कि आप इस अभियान में हमारी मदद करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद करेंगे, ताकि हम वाकई ही पर्यटक जिसकी शिकायत करते हैं अक्सर कि जी गंदगी है, रहने के लिए सुविधाएं जो है, दिल नहीं करता हुआ रहने के लिए, उसके लिए हम कम से कम उनके लिए सुविधा प्राप्त करवा सकते हैं। दूसरी बुनियादी जो यहाँ कमी है वो ये है कि सड़कें हमारी अभी ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है।
उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि युद्ध स्तर पर सड़कों के ऊपर काम किया जाए, और जो सिविल एविएशन मंत्री हैं उनसे हमने बात की है हवाई उड़ानों की, ताकि हमारे तीनों एयरपोर्ट जो हैं वो फिर से। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के ऑकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल में शुक्रवार को स्पोर्ट्स मीट के दूसरे दिन 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक लगभग 500 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व शारीरिक प्रशिक्षण अध्यापक आरसी व्यास ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के ऑकलैंड गर्ल्स स्कूल में आयोजित स्पोर्ट्स मीट में स्कूल की लगभग 500 छात्राओं ने भाग लिया। खेलकूद गतिविधियों में छात्राओं द्वारा एरोबिक्स, कराटे और जिम्नास्टिक में भाग लिया गया। Karate means empty hand fight, the art of self-defense. In the Institute of Karate, one will learn how, through correct breathing, coordination of one's own body and concentration, tremendous power can be achieved. स्कूल की प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। क्लास 7 से लेके 12th फॉर्म तक के बच्चे पार्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, और करीब 550 बच्चे होंगे जो इस मीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्च पास्ट हुआ जैसे कि आपने देखा, उसके बाद बच्चों ने वेरियस डिस्प्लेज किए, एरोबिक्स किए, कराटे और जिम्नास्टिक्स परफॉर्म किए। इससे बच्चों का फिज़िकल ग्रोथ में मदद मिलती है और वो बच्चे अलर्ट रहते हैं, मेंटली भी अलर्ट रहते हैं। दूसरा, बच्चों के पार्टिसिपेशन होती है एक दूसरे के साथ, जिससे उनका आपस में कोऑपरेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बच्चे पढ़ाई में शायद अच्छे ना हों लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छे हों, तो उनके लिए किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं वो राइज हो। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने प्रदेश की 100% आबादी के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश सचिवालय से आधार पंजीकरण के लिए सचल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार ने राज्य की शेष बची 5% जनसंख्या के आधार कार्ड बनाने के लिए 50 मोबाइल वाहनों को तैनात करके एक विस्तृत कार्यनीति तैयार की है। प्रदेश सरकार ने राज्य की शेष बची 5% जनसंख्या के आधार कार्ड बनाने के लिए 50 मोबाइल वाहनों को तैनात कर एक विस्तृत कार्यनीति तैयार की है। ये वाहन हर पंचायत में कम से कम 3 दिन तक आधार पंजीकरण के लिए अपनी सेवाएं देंगे। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने विशेष अभियान के तहत आधार पंजीकरण के लिए सचल वाहनों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा जिन लोगों को आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं, पंचायत स्तर पर अस्थायी नामांकन केंद्रों पर जाकर ई-आधार प्राप्त कर सकते हैं, और वे व्यक्ति जिनके आधार नामांकन किसी कारण अस्वीकार किए गए हैं, वे भी इन केंद्रों में अपना नामांकन करवा सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड बनवाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 68,63,000 से अधिक लोगों का आधार के लिए नामांकन किया जा चुका है और 64,90,000 लोगों को UID उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, जो कुल आबादी का 95% है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के बाद ये अभियान प्रदेश के अन्य जिलों में भी चलाया जाएगा। विद्या स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आधार कार्ड से संबद्ध सीधा लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 37 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि खाद्य नागरिक व आपूर्ति विभाग द्वारा 78% राशन कार्डों को आधार कार्ड से संबद्ध किया जा चुका है। इसके अलावा इसे मनरेगा डाटाबेस से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आधार पंजीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में 44 लाख से अधिक जनसंख्या का पंजीकरण किया गया, जबकि दूसरे चरण में 26 लाख लोगों का एनरोलमेंट किया गया है। समझ सकते हैं जब गांव में लोगों के बीच में जाएंगे तो महत्वपूर्ण उनके लिए तो है, जहाँ जरूरत है वहाँ तो जरूरी है। और मैं समझती हूँ लगातार आने वाले समय में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ के आम आदमियों को तकलीफ ना हो, और जो ज़रूरत की बात है उसको हमारा करना कर्तव्य है। मैम, हिमाचल में 95% काम आधार का पूर्ण हो चुका है, 5% जनता इससे जुड़ जाए, इसके लिए कितनी कारगर सिद्धि होगी? ये कारगर तो है, ऑलरेडी हो गया। मैं समझती हूँ जब इतने लोगों ने अपने आप को उसमें एक्सेप्ट किया है तो क्या तकलीफ है? मैं नहीं समझती। जो गरीब आदमी है और गरीब तबका है उसको मेहनत तो देना, उसके लिए जो उनकी कामयाबी करना है उसको तो करना ही पड़ेगा। ये हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी शौक है। हमारी सरकार हर जगह गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए हर तरह की मेहनत करते हैं और हम कोशिश करते हैं कोई गरीब को तकलीफ ना हो। हर गरीब के लिए हमने जो कुछ सोचा है, हमारी सरकार ने स्कीमें बनाई है। आधार कार्ड कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक नाम बन गया है सारी दुनिया में। सारे हिंदुस्तान में तो है ही है, पर सारी दुनिया में भी आधार कार्ड की बात चलती है। बजट तो हर चीज़ के लिए योजना है, जो भी योजना उसके लिए बजट होता है, ये तो आवश्यक है। वैसा नहीं है कि उसके लिए बजट ही हम स्पेशल करेंगे, वो तो करना है, जो करना है वो करना ही है बस। हाँ, अभी तो 2 करोड़ की बात हुई है और आगे भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा होने की जरूरत पड़े तो करेंगे। इस मौके पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अली रजा रिजवी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक प्रियंका इग्निटी बासु, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक प्रियातु मंडल और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के सिटी अस्पताल में रविवार को विजय फोरम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से सुपर स्पेशलिटी निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आईजीएमसी शिमला और चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। ये जानकारी विजय फोरम एसोसिएशन के चेयरमैन तरसेम भारती ने सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सोलन के सिटी अस्पताल में विजयी फोरम संस्था द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विजयी फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने बताया कि उनकी संस्था शिमला में पिछले 4 वर्षों से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है और इस बार वो सोलन के लोगों की सुविधा के लिए यहाँ इस शिविर का आयोजन करने जा रही है। ये शिविर सोलन के सिटी अस्पताल में रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जो 4 बजे तक चलेगा। इसमें मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े रोगों के बारे में जांच की जाएगी। इसके अलावा नाक, कान, गला, दांत, हड्डी रोग से संबंधित जांच भी शिविर में की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न बीमारियों के लिए किए जाने वाले टेस्ट जैसे HB, शुगर, ECG, अल्ट्रासाउंड, BMD टेस्ट भी निःशुल्क होंगे और रोगियों को दवाइयां देने का भी प्रबंध किया गया है। 14 तारीख को विजय फोरम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के सहयोग से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले विजय फोरम शिमला में पिछले 4 वर्षों से इस तरह का आयोजन कर रही थी और उसमें इस बार विजय फोरम में हमने सोचा कि इस तरह का जो कैंप है वो जिला सोलन के अंदर भी लगाया जाए और ये कैंप जो है सिटी हॉस्पिटल सोलन में लगाया जा रहा है। और इस कैंप के में विशेष तौर पर जहाँ IGMC शिमला, रिपन हॉस्पिटल और सोलन के डॉक्टर्स जो हैं वो आएंगे, उसके साथ साथ जो है चंडीगढ़ के कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर और इसमें फ्री मेडिकल चेकअप के साथ साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाएंगी और जो कोई सीरियस टाइप के जो पेशेंट्स होंगे उनको विभिन्न हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम चाहेंगे प्रायोरिटी पे उनका उपचार वहाँ पर हो, उनको देखा जाए। और इन सब चीज़ों को लेकर विजय फोरम ने ये भी फैसला लिया है कि इस तरह का जो प्रयास इस वर्ष हमने शुरू किया है इसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएं और हर वर्ष इस तरह का जो कैंप है वो सोलन के अंदर लगाया जा सके। तरसेम भारती ने बताया कि शिविर में मानव शरीर के सभी हिस्सों की बीमारियों के लिए विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, जिसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है। पत्रकार वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर एंजिल के आद्या, डॉक्टर HS आहूजा, विजय फोरम की प्रधान रिम्पल धर्मा और उप प्रधान गौरीशंकर ठाकुर भी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला बार संघ सोलन के भवन के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। शांडिल ने शुक्रवार को सोलन में जिला बार संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए आवंटित किए जाने वाली भूमि चिन्हित की जाएगी और इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में कहा कि सोलन जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि चिन्हित की जाएगी और इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्याय प्रक्रिया लागू करने और लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने में अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं से परिचित है और इनके निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शांडिल ने कहा कि जिला बार संघ के भवन के पुनरुद्धार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इस संबंध में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कि इसकी रक्षा होनी चाहिए। आपके बैठने का स्थान, लोगों को वेट करने का या जहाँ पे उन्हें स्टैंप के लिए लेने या कोई और बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो मैंने करीब से देखी, आपका अपना भी शायद यहाँ का जैसे पुस्तकालय होना चाहिए, रेफरेंस लाइब्रेरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ प्लेस वेयर bar chamber is there, where the bar association sits, where bar members have some spare time. It should be one of the very airy, comfortable and presentable sort of place to sit. और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक की मैं कभी भी पहले भी कभी टिप्पणी नहीं करता। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने प्रयास किया होगा, मेरे प्रेडिसेसर ने भी किया होगा और किसी कारणों से शायद वो की मदद आप तक न पहुँच सकी। उसी चिंता किए बगैर मैं इतना जानता हूँ, आई डोंट बिलीव इन मच ऑफ अनाउंसमेंट्स दैट आई हेट, बट इफ आई डू अनाउंस समथिंग आई सी दैट इट इज डन। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि इस व्यवस्था को हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। जिला बार संघ के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने हिमुडा द्वारा निर्मित आवासों में अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संघ के लगभग 350 सदस्य हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं, विशेषकर महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग शौचालय और टाइपिस्ट एवं आम जनता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करने का भी आग्रह किया और उन्होंने मंत्री को मांग पत्र दिया। और ये एक छोटा सा कमरा एक बार रूम के तौर पर है, जिसको न सिर्फ वकील यहाँ अपना बैठने के लिए, जो कोर्ट से खाली समय होता है इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, बल्कि जो लोग दूर दराज से आते हैं, कोई प्रातः से आ रहा है, कोई मंगल से आ रहा है, उन लोगों से यहाँ कंसल्टेंसी करने के लिए, उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ना तो कोई कैंटीन का प्रावधान है, ना ही उचित व्यवस्था को इस प्रकार की बैठने के लिए, लिटिगेंट्स के लिए। इसी को ही हम सब लोग यूज करते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में शुक्रवार को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्थानीय बचत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा प्रतिभा मल्होत्रा ने की। उन्होंने कहा कि रविवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कृष्णा नगर के वाल्मीकि भवन में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। साथ ही निःशुल्क दवाएं भी दी जाएगी। इस शिविर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। हम परसों कृष्णा नगर में एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और उसमें सारी जनरल चेकअप फॉर द किड्स और लेडीज़ के लिए हो रहा है और जो भी ज़रूरतमंद है उसके लिए। तो अभी बस डिस्कस कर रहे हैं कि कितने बजे, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और मेडिसिन भी फ्री देंगे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। नॉर्मली हेल्थ मेडिसिन और मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दैट वो देंगे। अवेयरनेस कैंप है ये कि लोगों को पता लगे कि क्या क्या चेकअप्स रेगुलर बेस पे होने चाहिए और थोड़ा अवेयरनेस भी इसमें फैलाएंगे और ताकि वो लोग आके भी अपना चेकअप बार बार करवाएं, थोड़ा उनको गाइडेंस मिल जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। कंडाघाट के श्रीनगर स्थित ग्राउंड में शुक्रवार से 2 दिनों तक चलने वाली खंड स्तरीय अंडर 12 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मुख्य अतिथि ने 2 दिनों तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मैदान में लगे झंडे को फहराकर किया। मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने 2 दिन तक चलने वाली खंड स्तरीय अंडर 12 छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में कंडाघाट, कैथलीघाट, सायरी, जोणाजी, गौड़ा और स्कॉडी स्कूल के लगभग 250 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। आज कंडाघाट की 21वीं खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें तकरीबन 250 बच्चों ने भाग लिया। कंडाघाट ब्लॉक में तकरीबन इन्होंने 114 स्कूलों को 6 जोन में बांटा है और यहाँ जो आज प्रतियोगिता हो रही है, ये 6 जोन के बच्चे यहाँ आए हैं और शिक्षा का स्तर जैसे जैसे हमारा ऊपर हो रहा है, वैसे ही स्पोर्ट्समैन भी हमारा यहाँ जो बच्चे खेलकूद में आए हैं उनका भी एक अच्छे यहाँ अपना खेलकूद का प्रदर्शन करेंगे और जो बच्चा मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे तंदुरुस्त होगा तो समाज का एक अच्छा बच्चा बनकर यहाँ से जाएगा। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के न्यू शिमला स्थित प्रिंसटन स्कूल में शुक्रवार को बच्चों के लिए एक विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्टेट काउंसलिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विज्ञान मेले में स्कूल के बच्चों द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषय पर आधारित मॉडल पेश किए गए। शुक्रवार को न्यू शिमला के प्रिंसटन स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विज्ञान के अलग अलग विषयों पर आधारित मॉडल्स बनाए गए थे। इस मौके पर स्टेट काउंसिल एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने विज्ञान मेले के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि विज्ञान एक बहुत ही रचनात्मक विषय है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान को बढ़ाना ही इस मेले का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस विज्ञान मेले में जिन बच्चों के मॉडल्स चुने जाएंगे उनको राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मेले में अपने मॉडल्स दिखाने का मौका मिलेगा। साइंस एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, इसमें करियर परसू कीजिए जिससे कि आने वाले टाइम में कंट्री को बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत इंटेलिजेंट वर्कफोर्स की एक बहुत हमें ज़रूरत है। आने वाले टाइम में हमें ऐसे ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बच्चे चाहिए जैसे कि आज हमें देखने को मिले। मॉडल्स जो हैं इसमें बहुत ही इनका इनोवेटिव आइडियाज़ दिखे हैं। इन आइडियाज़ को अगर हम आगे इलेबोरेट थोड़ा सा टीचर्स की हेल्प के साथ करें तो वाकई ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट लेवल पे अभी हमारी साइंस कांग्रेस होने वाली उसमें जा सकते हैं और नो वंडर ये कल को नेशनल लेवल साइंस कांग्रेस जो मुंबई में होगी वहाँ पर भी इन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है और हम डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि हमारी स्टेट से बच्चे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। हिमाचल जैसे छोटे व पहाड़ी राज्यों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और यहां व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भले ही बाहरी राज्यों के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल की भोली भाली जनता कहीं ना कहीं इन बड़े पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो रही है और इन पूंजीपतियों के धन बल के आगे खुद को असुरक्षित समझ रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी शिमला के एपीजी विश्वविद्यालय में सामने आया है। शिमला के महली शोघी बाईपास रोड पर स्थित एपीजी विश्वविद्यालय निजी भूमि पर डंपिंग करने के मामले में स्थानीय लोगों के निशाने पर है। यहां शिमला के साथ लगते बड़ा गांव निवासी मोहनलाल शर्मा और उनके पुत्र अशोक शर्मा ने एपीजी प्रबंधन पर बेवजह उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर उनकी निजी भूमि पर डंपिंग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन जानबूझकर बार बार उनकी निजी भूमि पर डंपिंग करवा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो कई मर्तबा विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और डंपिंग का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ एपीजी वालों ने हमारी यहाँ जो मेरी बहू की दादी थी, जो कि 80 साल की उम्र है उसकी ज़मीन थी यहाँ पर 2 बीघा, जो कि इन्होंने एपीजी वालों ने अपने ड्राइवर राकेश कुमार के नाम से फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई, जो कि हमने फिर कोर्ट में स्टेज 2 का कोर्ट में हमने केस लाया हुआ है, जो कि कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद बावजूद उन्होंने यहाँ खुदाई वगैरह की, वो भी हमने वहाँ से कंटेम्प्ट मतलब केस बनाया कि यहाँ खुदाई वगैरह ना की जाए। उसके बावजूद इन्होंने सारी यहाँ खुदाई वगैरह की और कोर्ट का अवहेलना की, कोर्ट की। और भी एक और है स्टे का केस चला, उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ मिट्टी वगैरह सारी फेंक रहे हैं यहाँ पर, और सारी ऊपर को खुदाई कर ली, भी सारी यहाँ कर लिया। ये सारी जगह मेरी, यहाँ से और जो है सारी जगह मेरी, और गेट तक पर मेरी कर ली बातचीत, जो कि बोलते हैं जी हाँ जी बात करो, समझौता करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई बात नहीं कर रहे, ना कोई समझौता कर रहे। मैं इनके पास गया था, इन्होंने कहा था कि जो हम डंपिंग कर रहे हैं हम यहाँ से उठा देंगे, और इन्होंने नहीं उठाई और दोबारा इसमें डंपिंग कर रहे हैं। बड़ा गांव से हूँ और ये जो यहाँ पर लैंड का हमारी मैटर चला हुआ है, मेरी वाइफ के दादी के नाम से है यहाँ पर लैंड, 2 बीघे लैंड है। तो इन्होंने जो है फ्रॉड करके रजिस्ट्री करवाई है पहले, उसका जो है वो मामला कोर्ट में चला हुआ है। पर उसके बावजूद भी कई बार हमारे को बुलाते रहते हैं कि भाई आप जो है समझौता कर लो, बुलाते हैं पर बात कोई नहीं करते, या भाई कर लो कुछ कर लो। हम बोलते हुए इस पर काम मत करो, आप कोई डंपिंग मत करो, फिर आए दिन ये कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं, कभी मिट्टी डाल देते हैं, कभी खुदाई कर देते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं होता। हमारा भी सरकार से भी है, प्रशासन से हमारी उनसे ये विनती है कि आप जो इस मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट करवाएं, इनसे भी यूनिवर्सिटी वालों से। प्रशासन इनका जो यूनिवर्सिटी के मेन है, जो यूनिवर्सिटी वाले ये बुलाते तो हैं, बात करते हैं, पर वो कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करते। बुलाते हैं हमारे को, हाँ जी बात कर लेंगे समझौते के बनी, पर उसके बाद कुछ नहीं करता। आए दिन ये कुछ ना कुछ उल्टी सीधी का काम करते रहते हैं, मिट्टी डालना, खुदाई करना। हमारी स्टे है जबकि इस पर लैंड पे, ये कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पर कर सकते, पर फिर भी आए दिन ये कुछ ना कुछ उस पर करते रहते हैं। वहीं जब सिटी चैनल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो मोहनलाल शर्मा की निजी भूमि पर डंपिंग पाई गई। इस दौरान मीडिया के समक्ष मोहनलाल शर्मा और विश्वविद्यालय प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। कोर्ट में मामला नहीं, कोर्ट में मामला है ना, तो आए दिन आप इसमें छेड़छाड़ मत करा करो ना। यार देखो ऊपर आप खुदाई कर देते हो। देखो पिछली बार जो आप ऊपर की बात कर रहे हैं तो बरसात इतनी हुई, मिट्टी डाली, सर वो उसी तो उठा भी दी थी आपके लिए। आपने जब बोला तो उसी तो उठा दी थी, अब तो डाली भी नहीं। अब जो ये है क्योंकि रास्ता नीचे टूट गया था, अब हमने इसको उठा देंगे मिट्टी को, क्या दिक्कत है? जब उठाएंगे तब की बात है ना, बोलते तो आप कब से बोल रहे हो कि उठा देंगे जी। नहीं यार तो अभी आज भी गिरा के गए, 15 दिन पहले तुम इनके पास, आज की क्या बात कर रहे हैं? 15 दिन पहले इनके पास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजन सहगल ने डंपिंग किए जाने के मामले को मीडिया के समक्ष स्वीकार किया और जल्द ही मोहनलाल शर्मा की भूमि से डंपिंग किए गए मलबे को हटाने का आश्वासन दिया। देखिए मैं 2 चीज़ें आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं कि एक तो इस मामले में इसमें कोई स्टे नहीं है, ये कोई गलत बात कर रहे होंगे अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक ये डंपिंग का सवाल है, आपको भी मालूम है इस बार बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित बारिश भी हुई, लैंडस्लाइड्स हुई जगह जगह पे, और हमारे पास अपनी बहुत जगह है। नंबर 2, जो आपने कहा कि हम अगर एक्वायर कर रहे हैं ज़मीन, ये तो आई डोंट नो किसने ये आरोप लगाया है, क्योंकि हम ही एक मेरे ख्याल प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने आज तक अपनी बाउंड्री को प्रॉपरली डिमार्केट करने के बावजूद भी हमने कोई फेंसिंग नहीं लगाई। हमारा बिल्कुल ओपन एरिया है 220 बीघे का, हमने गेट तक नहीं लगाया अपना, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमारा किसी का अतिक्रमण या जिसको कहते हैं एक्वायर करना या किसी का इंक्रोचमेंट करना का कतई कोई इरादा नहीं है। हमारे पास अपने 219 बीघे हैं। रही बात डंपिंग की, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि एकदम इतनी बारिश हुई, ऊपर लैंडस्लाइड आया, ये यहाँ पे हमने मिट्टी फेंकी है, क्योंकि नीचे वाला रास्ता बंद हो गया था, वहाँ एक डंगा गिर गया था जहाँ हमने नीचे ले जाना है। और मैं जल्द से जल्द इसको, अब जैसे मौसम भी टिक गया है, साफ हो गया, मैं इसको जल्द से जल्द यहाँ से ये मिट्टी को उठा दिया जाएगा। इसमें आप दोबारा आएँ, मैं कहता हूँ 10-15 दिन के अंदर हम इसको सबको। विश्वविद्यालय प्रबंधन के ये आश्वासन कब तक पूरे होते हैं ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। इसके अलावा मोहनलाल शर्मा और उनके बेटे ने विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा खरीदी गई भूमि मामले में भी कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए और कहा कि भूमि खरीद फरोख्त से संबंधित ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। कुसुम्पटी भाजपा मंडल का श्रेष्ठ मतदान केंद्र सम्मान समारोह लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुम्पटी में आयोजित किया गया।
जिसमें कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 106 बूथों में से जिन बूथों में पार्टी को 65% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, उन बूथों के 23 बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कुसुम्पटी भाजपा मंडल द्वारा कुसुम्पटी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित श्रेष्ठ मतदान केंद्र सम्मान समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कुसुम्पटी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त दिलाने के लिए बधाई और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस माहौल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करें ताकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी सत्ता से बाहर किया जा सके। लगभग 9886 वोट से हम असेंबली में पीछे रह गए थे और इस बार लगभग 7,866 वोट से आप जीते हैं। 17,652 वोट की पिछला गैप पूरा करके और लीड मिला के टोटल अंतर आया है। श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने ठीक कहा कि बेस हमें वही मानना पड़ेगा जो असेंबली में था। लोकसभा चुनाव में कई फैक्टर्स थे, लेकिन इससे निराश होने की बात नहीं है। वो जो मोदी जी ने कहा था चुनाव के दिनों में, यस वी कैन डू, इस पार्लियामेंट के चुनाव ने बता दिया कि कुसुम्पटी का कार्यकर्ता कमर कस ले तो हार नहीं, जीत भी तगड़ी जीत प्राप्त कर सकता है। कुसुम्पटी मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने जो हाल ही में टीसीपी एक्ट में संशोधन कर अवैध भवनों को नियमित करने की पॉलिसी बनाई है, वो बिल्डरों और बड़े बड़े धन्ना सेठों को फायदा देने के लिए बनाई गई है। इससे आम और मध्यम वर्ग के लोगों को अपने भवन नियमित करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी नगर निगम को देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रिटेंशन पॉलिसी भवन मालिकों को फायदा देने के लिए नहीं बल्कि उनको लूटने की सरकार की मंशा को दर्शाती है। प्रदेश कांग्रेस सरकार रिटेंशन पॉलिसी के जरिए लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है। कुसुम्पटी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौहान ने श्रेष्ठ मतदान केंद्र सम्मान समारोह के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। भाजपा मंडल का ये सम्मान समारोह रखा है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के कर कमलों द्वारा हमने जो है एक 23 आदमी की जो 65% से ऊपर जो बूथ हमारे आते हैं मेरिट में, हमने 23 बूथों को सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया है, जो कि 23 बूथों से हमारे बूथ अध्यक्ष बूथ पालक हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक सुरेश भारद्वाज, रूपदास कश्यप, रूपा शर्मा, प्रेम ठाकुर और योगिता शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता शरीक हुए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।